गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक वीडियो हम लोग डिलीवर कर चुके हैं जिसमें आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से एलिमेंट पी ब्लॉक में आते हैं, कौन सेमी मेटल है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम फैमिली वाइज डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक में जो है 6 ग्रुप होते हैं, एक एक करके हम सारे ग्रुप की स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है ग्रुप 13 एलिमेंट्स पर, है ना। और ग्रुप 13 एलिमेंट को हम बोलते हैं बच्चों बोरॉन फैमिली। तो फटाफट एक हेडिंग लगाओ, ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन फैमिली। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सारी फैमिली की स्टडी करेंगे। बोरॉन फैमिली क्यों बोला हमने, क्योंकि बोरॉन इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। क्लियर। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों एलिमेंट, क्लियर, उसका एटॉमिक नंबर और लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए, तो आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से आ जाएगा। क्लियर। चलो तो सबसे पहला एलिमेंट है बी, और बी यानी बोरॉन। क्लियर। दूसरा एलिमेंट हमारे पास एल, जिसका सिंबल है एल यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तीसरा हमारे पास है जी ए, गैलियम। गैलियम। ठीक है। चौथा एलिमेंट हमारे पास है बैंगन आलू गाजर, इन थैली, इन इंडियम। इंडियम। पांचवा एलिमेंट हमारे पास है टी एल, थैलियम। थैलियम। और सबसे लास्ट एलिमेंट हमारे पास है एन एच। एन एच, एच है ना, ठीक है भाई, एच। नियोनियम, ये नियोनियम है ना। तो देखो अब इनके एटॉमिक नंबर क्या, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर याद कैसे रखने हैं। हर किसी एटॉमिक नंबर के बीच में कुछ जो गैप होता है वो एक फिक्स गैप होता है ना। वो गैप होता है या तो 8 का गैप होगा, या तो 18 का गैप होगा, या तो 32 का गैप होगा। बस गैप से ही आप सारे एटॉमिक नंबर बनाओगे। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में कितने का गैप होता है, 8 का गैप होता है। तो बोरॉन का 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। उसके बाद 18 इसमें और जोड़ दो तो ये हो जाएगा बच्चों 31। ठीक है। उसमें 18 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 49। तो इंडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 49। उसके बाद इसमें 32 ऐड करो। लास्ट की जो 2 रो होते हैं उसमें 32 ऐड करना होता है, यहां पर जो है 18 ऐड करना होता है। क्लियर। यहां पर 8, यहां पर 18, यहां पर 18 का गैप। उसके बाद कितना गैप बनेगा, 32 का गैप बनेगा। तो इसमें 32 जोड़ोगे तो कितना आ गया बच्चों, 81। ठीक है। और 32 और इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 113। तो ये हमने सारे एटॉमिक नंबर याद कर लिए। गैप याद रखना, ध्यान रखना, यहां पर कितने का गैप है, 8 का गैप है। यहां पर कितने का गैप है, 18 का गैप है। यहां पर कितने का गैप है, 18 का गैप है। उसके बाद कितने का गैप है, 32 का गैप है। तो हर किसी ग्रुप में एटॉमिक नंबर याद करने का यही तरीका है। एक लाइन याद होगी, उसके बाद सारी लाइन अपने आप याद हो जाएंगी। गैप याद रखना। क्लियर। चलो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। ठीक है भाई। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1। 5 है ना, 2 2 4 1 5। क्लियर। अच्छा देखो ये s2 और p1 तो हर किसी में आएगा, लेकिन चेंज क्या होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होते रहेंगे। लेकिन बच्चों जब आप यहां पहुंचोगे ना तो लंबा सा आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में लिखो। तो शॉर्टकट में लिखने का क्या तरीका है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इसको आप हीलियम बना दो और इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, और उसके बाद केवल इन दोनों को आप लिखो 2s2 2p1, बात खत्म बस। तो हर बार इनर्ट गैस लगाते जाओ और 2s2 2p1। क्लियर। अच्छा इसमें देखो हीलियम के बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है, हीलियम के बाद आती है बच्चों नियोन इनर्ट गैस आती है ना, नियोन। तो 10 तो इसके पास हो गए, 3 ही और लगाने हैं। तो यहां पर आ जाएगा 3s1 सॉरी 3s2
3p1। तो 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, आसान हो जाएगा। हीलियम के बाद कौन सी इनर्ट गैस आएगी? नियोन। क्लियर। अच्छा, नियोन के बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है हमारे पास? नियोन के बाद आती है बच्चों आर्गन। तो आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। ठीक है, अब यहां पर बच्चों डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3d10 4s2 एंड 4p1। देखो s2p1 तो रहने वाला है, बस ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक एक बढ़ाते जाओ। यहां पर 2 था, यहां 3 है, यहां 4 आ गया। क्लियर। 3d10 तो 10 2 12 और 1 13। ठीक है, और 18 इसके पास हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 31। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास इनर्ट गैस कौन सी है? हीना, नीना और करीना, यानी क्रिप्टन। तो क्रिप्टन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 36। ठीक, तो 3d10 के बाद क्या आ जाएगा? 4d10 5s2 एंड 5p1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, 36 10 46 और 3 49, यानी 49 हो गए। अच्छा, क्रिप्टन के बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है? जिनॉन। तो यहां लिखो जिनॉन, एक्सएन भी सॉरी है, एक्सई, जिनॉन। ठीक है, अब देखो यहां पर 4d के बाद बच्चों 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 4f14 कॉमा 5d10 कॉमा 6s2 एंड 6p1। ये देखो, तो यहां पर s में एक एक डिजिट बढ़ रहा है। तो यहां पर 4f14 होगा तो क्या होगा आगे? 5d10 और देन 6s2 एंड 6p1। क्लियर। ठीक है, लास्ट वाले का जिनॉन के बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है? रेडॉन, Rn। देखो इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बचा लिया, पूरा के पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखना है बस। 4f के बारे में क्या आता है बच्चों? 5f14 6d10, ठीक है, और 7s2 एंड 7p1। इस तरह। तो लास्ट आ गया, देखो 7 आ गया ना, 7th रो में है, यानी 7th पीरियड में है। तो ये इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। याद करना आसान है। देखो इनर्ट गैस लगाते जाओ आगे आगे, उसके बाद यहाँ 3s2 3p6 है, तो 3d10 आ गया नेक्स्ट वाले में, यहाँ 4 4 हो गया। उसके बाद यहाँ एक एक बढ़ता जाएगा, 5 5, फिर 6 6, फिर 7 7। 3d10 के बाद क्या आता है? 4d10। ठीक है, 4d10 के बाद 4f ऑर्बिटल आते हैं। तो 4f होगा तो हमेशा 5d10 होना चाहिए। 4f 5d10 6s2। उसके बाद 4f के बाद एक आता है 5f, सॉरी यहाँ 4f14 है ना, 5f14 6d10 7s2 7। देखो पैटर्न देखिए, आप याद करने की जरूरत नहीं, पैटर्न देखिए किस तरह से चेंज होता जा रहा है, उसी से आपको याद करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नोट करते जाओ फटाफट जरा। बहुत इजी है बच्चों, है ना, कुछ ज्यादा नहीं करना है। चलो तो इतना हो गया, नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो देखो बच्चों पीरियोडिक टेबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं से आप एटॉमिक नंबर निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वो सब सीखोगे वहां से। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए तो यहां फंस जाओगे, क्योंकि अभी यहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, उन सब की बात करेंगे। तो वो फंडामेंटल आपके कहां क्लियर होने चाहिए? पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। तो वो पहले अगर किसी ने वो नहीं देखे ना, तो पहले वो फंडामेंटल आप क्लियर करो। उसके बाद हम ये नहीं पढ़ाएंगे कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बस ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और ज्यादा क्यों हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम और ज्यादा क्यों हो रहा है। साथ में एक्सेप्शन भी आएंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तभी जाके एक्सेप्शन का पता चलेगा। क्लियर। चलो, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का नेम। अब बच्चों देखो, बोरॉन फैमिली में हम 2 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, केवल 2। वो 2 एलिमेंट हमारे पास है बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बाकी एलिमेंट की हमारे पास स्टडी नहीं करते हम। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अकरेंस। अकरेंस मतलब किस फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। तो अकरेंस ऑफ बोरॉन, अगर मैं बोरॉन के अकरेंस की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों जो बोरॉन होता है
वो दो आइसोटॉप में एग्जिस्ट करता है। आइसोटॉप मालूम है ना सबको, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है। तो बोरॉन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, 2 आइसोटॉप्स, ठीक है। एक होता है बच्चों 5b10 और दूसरा होता है हमारे पास 5b11। देखो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर एक जैसा है, एटॉमिक मास चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। जो हमारे पास 5b11 है वो लगभग 81% एग्जिस्ट करता है, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं, ज्यादा अबंडेंस बोलेंगे। अबंडेंस मतलब ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये केवल 19% होता है ना। जैसे आपने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा होता है, ठीक है। 1H1 ज्यादा अबंडेंस है, 1H2 थोड़ा सा कम है, 1H3 और कम है। तो सेम कंसेप्ट यही है, तो इन परसेंटेज में इसको लिखा जाता है। अगर मैं बोरॉन के मिनरल्स की बात करूं कि बोरॉन किस फॉर्म में पाया जाता है, देखो बच्चों जो भी मेटल या नॉन मेटल हमारे पास है वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ में किसी और फॉर्म में है। वो ऑक्साइड फॉर्म में हो सकते हैं, वो कार्बोनेट फॉर्म में हो सकते हैं, वो सल्फर, यानी किसी और मेटल के साथ इनका कॉम्बिनेशन होता है। मेटल या नॉन मेटल, नॉट मेटल, मेटल या नॉन मेटल के साथ। क्लियर। तो देखो बोरॉन किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है और उस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं। तो बोरॉन हमें मिलता है बच्चों एक मिनरल है जिसका नाम है बोरैक्स, और बोरैक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और 10H2। तो बोरॉन हमें इस मिनरल से मिलता है, बोरैक्स से मिलता है। और दूसरा बच्चों हमारे पास है कार्नाइट। कार्नाइट में क्या होता है Na2B4O7 और 4H2। केवल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फर्क है, बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। और तीसरा जो हमें बोरॉन मिलता है वो मिलता है बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक है भाई, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है B और OH का होल ट्वाइस, दोनों एक ही चीज है ना। तो ये 3 मिनरल है जहां से हम बोरॉन को निकाल सकते हैं, उसको प्यूरिफाई करेंगे। बहुत सारे टेक्निक है, मेटलर्जी में पढ़ोगे आप, ठीक है, इसके बारे में। तो ये भी पढ़ना है आपको कि बोरॉन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उनका नाम क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है। क्लियर। वहीं अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं, तो बच्चों एल्युमिनियम जो है थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जानते हो, जो धरती की ऊपरी परत होती है ना, उसमें तीसरे नंबर का एलिमेंट है, यानी अबंडेंस में सबसे ज्यादा मतलब थर्ड नंबर में इसका नाम आता है। फर्स्ट नंबर में किसका नाम आता है, ऑक्सीजन का। सेकंड नंबर में किसका नाम आता है, सिलिकॉन का। थर्ड नंबर में किसका नाम आता है, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का जो नंबर है वो थर्ड नंबर है इन अर्थ क्रस्ट बाय मास परसेंटेज, है ना, मास परसेंटेज। क्लियर। अच्छा, एल्युमिनियम के कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो एक आपने पढ़ा होगा बॉक्साइट, है ना, Al2O3 और ट्वाइस H2, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। और दूसरा बच्चों क्रायोलाइट, 9th और शायद 10th क्लास में है एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, उसमें बॉक्साइट और क्रायोलाइट के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6), दिस इज क्रायोलाइट। तो यहां एल्युमिनियम हमें इन दोनों ओर से, हमें ओर तो नहीं बोलेंगे, मिनरल, पहले मिनरल ही बोलते हैं, ओर के बारे में बात करें। तो ये 2 मिनरल है जहां से हमें एल्युमिनियम मिल सकता है। क्लियर। नोट करो जरा फटाफट, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। ठीक है भाई, चलो। तो ये हो गया हमारे पास अकरेंस। इसी तरह पढ़ेंगे बच्चों हम, है ना, 1 by 1 की कौन से ऐसे मिनरल है जहां से हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं ना, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या गया, NS2 NP1 ऐसे होता है हर किसी में, और n की वैल्यू 2 से लेकर और 7 तक होती है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस या सेंटर ऑफ एटम से लेकर और सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। ऐसा कुछ था, ये एटम हुआ, ये उसका सेंटर हुआ और ये उसका सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये जो रेडियस है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, है ना। अच्छा, क्या बताया था, अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ये बताया था। हाँ, तो जनरली मैं लिख रहा हूं, देखो, जनरली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखूंगा, इंक्रीज, है ना। कई बच्चे इस साइन को समझ नहीं पाएंगे, इंक्रीज ही लिखते हैं। जनरली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज व्हेन गोज टू टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, है ना। ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ये सबको मालूम है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। तो भाई ऊपर से नीचे आने पर डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस का इंक्रीमेंट होता है, क्लियर। लेकिन देखो बच्चों, यहां पर एक एक्सेप्शन आपको पढ़ना है और उसी एक्सेप्शन पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हमारे पास एलिमेंट कैसे हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम, है ना। तो बोरॉन की कम एटॉमिक रेडियस है, एल्युमिनियम की ज्यादा, गैलियम की और ज्यादा। तो गैलियम की रेडियस एल्युमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि गैलियम नीचे है और एल्युमिनियम ऊपर है। लेकिन यहां पर उल्टा हिसाब किताब है, जो एल्युमिनियम की रेडियस है वो गैलियम से ज्यादा होती है, ये एक्सेप्शन है। इसकी रेडियस होती है 143 पिकोमीटर और इसकी रेडियस होती है 135 पिकोमीटर। देखो ऐसा क्यों है भाई, जबकि गैलियम नीचे है तो रेडियस तो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां कम हो गई। ये एक्सेप्शन नोट करते जाओ फटाफट, है ना। ऐसा क्यों होता है, अब हम रीजन फाइंड आउट करने की बात करते हैं। देखो, जब हम ध्यान से देखना है ना, जब हम एल्युमिनियम से और गैलियम की तरफ जाते हैं तो कितने एटॉमिक नंबर का इंक्रीमेंट होता है, कितने होता है बच्चों, 18 प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके बीच में कौन से ऑर्बिटल आते हैं, डी ऑर्बिटल, ध्यान रखो, है ना। एस और पी तो दोनों में है, देखो इसमें है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, है ना। एल्युमिनियम के अंदर एस और पी ऑर्बिटल है, लेकिन यहां पर बच्चों डी ऑर्बिटल आ गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 6 तो नहीं 4p1। तो देखो यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, एस और पी दोनों के पास है, लेकिन जब हम एल्युमिनियम से और गैलियम की तरफ जाते हैं तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल है ना। एस और पी तो सबके पास, इतना समझो पहले। तो जब हमने एल्युमिनियम से और गैलियम की तरफ गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भी एंटर होते हैं, क्लियर। और जो बच्चों डी ऑर्बिटल का जो साइज है ना वो एस और पी के मुकाबले बड़ा होता है, बड़े साइज के होते हैं डी ऑर्बिटल, क्लियर। जब डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक साइज इतना ऑर्बिटल का, एक साइज इतना है, यहां इलेक्ट्रॉन, तो डेंसिटी कहां ज्यादा है, यहां डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है। तो बोलने का मतलब है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वहां पर डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू एस और पी ऑर्बिटल, क्लियर।
और जब बच्चों किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है तो वहां पर शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, वो उतना प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग। तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से शील्डिंग पुअर हो गई है। और बच्चों जब शील्डिंग पुअर हो जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। दोनों चीजें हैं ना, रिपल्शन फोर्स भी है किसकी वजह से, शील्डिंग की वजह से, और अट्रैक्शन फोर्स भी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। देखते हैं कौन फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। यहां पर शील्डिंग कमजोर हो गई तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, और बच्चों जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो एटम श्रिंक होता है। जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से रेडियस कम हो गई। यही रीजन है यहां पर। समझ में ये बात? तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक टेक्स्ट लिखा देता हूं, आपको और समझ में आ जाएगा कि क्यों एल्यूमिनियम की रेडियस किससे, गैलियम से ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ लिखो 1 बाय 1, है ना। ये तो हमने यहां पर लिख लिया, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। इसी एक्सेप्शन की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन गैलियम रेडियस। ठीक है भाई, चलो। रीजन, व्हेन मूविंग टू गैलियम फ्रॉम एल्यूमिनियम, गैलियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। ये हुआ, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो, सॉरी शेप नहीं, साइज होता है। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इट कॉज पुअर शील्डिंग। अच्छा, शील्डिंग तो पता है ना सबको। पुअर शील्डिंग, उतनी अच्छी तरह से वो शील्ड नहीं कर पाएंगी। शील्डिंग का मतलब रिपल्शन फोर्स होता है, और अट्रैक्शन फोर्स तो लगातार ही, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों है। तो शील्ड कम हो गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, है ना। तो पुअर शील्डिंग किसकी वजह से, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्लियर। और जब बच्चों शील्डिंग पुअर हो जाती है तो हम यहां पे देखेंगे इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। और जब बच्चों अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स, तो डिक्रीज रेडियस। बस, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो बीच में डी ऑर्बिटल पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू एस एंड पी ऑर्बिटल। बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या इफेक्ट होगा, पुअर शील्डिंग होगा। ठीक है, और पुअर शील्डिंग होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड शील्डिंग से ज्यादा हो जाएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। और जब बच्चों अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स, तो क्या होता है, रेडियस कम हो जाती है। इसीलिए गैलियम की रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो गई। क्लियर, नोट करते जाओ फटाफट, है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा था बच्चों कि पीरियोडिक टेबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर देखो शील्डिंग आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, तो मैंने वही डिस्कस किए थे। पूरा लेक्चर आधा आधा घंटे के लेक्चर है इन पर। क्लियर, चलो। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक रेडियस, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बाकी देखो जो रेडियस है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, केवल अंतर इसी में है। तो रेडियस का जो पूरा ऑर्डर है वो कैसे होगा, बोरॉन की रेडियस कम,
उसके बाद किसकी रेडियस आ गई, गैलियम की रेडियस, ठीक है। उसके बाद किसकी रेडियस आ गई, एल्यूमिनियम की रेडियस, ना ऐसा लिखेंगे, बोरॉन, ठीक है। उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। तो इस तरह रेडियस हो गया। तो ये ऑर्डर बस आपको याद रखना, क्लियर। बाकी में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट एल्यूमिनियम और गैलियम में पड़ा है, ठीक है भाई। चलो तीसरी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो इसके बारे में हमने वहां डिस्कस किया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, किसी एटम में से लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जनरली क्या बताया था आपको, जनरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों एक ही चीज है ना, तो हम चाहे आई ई लिखेंगे चाहे आई पी लिखेंगे, बात है। जनरली आई पी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ए ग्रुप। अभी ग्रुप की बात करेंगे हम, है ना, अब पीरियड की बात नहीं करेंगे। तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है ना। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, आईपी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जितना रेडियस बढ़ेगा लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा, तो आईपी की वैल्यू कम होगी, क्लियर। ये हमने पढ़ा था। लेकिन बच्चों हर किसी में ये रूल फॉलो नहीं होता कि बिल्कुल वो एक ऑर्डर में ही कम हो सकता है कि किसी एलिमेंट की ज्यादा हो जाए, किसी की कम हो जाए। तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो कैसा है, देखो सबसे ज्यादा है बोरॉन की, क्लियर। उसके बाद आता है बच्चों यहां पर थैलियम, उसके बाद आता है यहां पर गैलियम, उसके बाद आता है बच्चों एल्यूमिनियम, और लास्ट आता है हमारे पास इंडियम। देखो ये है भाई आईपी की वैल्यू का, ऊपर से नीचे घट रही है, तो इसका मतलब बोरॉन की सबसे ज्यादा तो होती है। लेकिन यहां पर देखिए थैलियम यहां आ गया, जबकि थैलियम सबसे लास्ट था। एल्यूमिनियम और गैलियम में तो गैलियम पहले आ गया, एल्यूमिनियम बाद में आ गया, यानी रेगुलर ऑर्डर नहीं है। रेगुलर ऑर्डर क्या बोलता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो रेगुलर ऑर्डर तो ये होता है कि बोरॉन की सबसे कम, थैलियम के सबसे, बोरॉन की सबसे ज्यादा, थैलियम के सबसे कम, रेगुलर ऑर्डर। लेकिन बच्चों होता ऐसे, ऐसा क्यों है, देखो पी ब्लॉक में मुश्किल यही है कि हर जगह एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन या तो रट लो या उनके बारे में समझ लो, समझ बात आ गई। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो बच्चों बोरॉन की सबसे ज्यादा आईपी होती है, इसका रीजन है कि बोरॉन का साइज छोटा है, तो बोरॉन की आईपी सब एलिमेंट में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर। लेकिन बाकी एलिमेंट का देखते हैं, तो सबसे पहले इन दो पे डिस्कस करते हैं। गैलियम की आईपी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों होती है, रीजन साइज। भाई जो गैलियम का साइज है वो है 135 पिकोमीटर और यहां साइज है 143 पिकोमीटर। साइज कम होने से आईपी की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए गैलियम की आईपी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गई। ये मैंने अभी आपको बता दिया है ना, साइज का मैटर है। तो गैलियम और एल्यूमिनियम, बात खत्म, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज आपको और ध्यान रखना है, अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा, इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स, तो बच्चों आईपी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इंक्रीज रिपल्शन फोर्स तो आईपी की वैल्यू घटेगी, बस, ठीक है। और रिपल्शन कौन कर रहा है यहां पर, शील्डिंग, और अट्रैक्शन कौन कर रहा है यहां पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा प्रिडोमिनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फोर्स को आप हटा नहीं सकते हो, दोनों रहेंगे, लेकिन कौन ज्यादा इफेक्टिव है किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो डिसाइड करेगा कि आईपी बढ़ाना है कि घटाना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, समझ में आ रही बात। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई
एल्यूमिनियम पर अट्रैक्शन फोर्स कम है, गैलियम पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए गैलियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए गैलियम की आईपी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। दैट्स ऑल। ये ठीक। अब थैलियम और इंडियम की बात करते हैं। क्लियर? देखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम, पहले क्या आता है बच्चों? इंडियम आता है ना, व्हेन वी मूव गैलियम टू इंडियम, पहले गैलियम आएगा फिर इंडियम आ गया, देन क्या आएगा हमारे पास? थैलियम आएगा, थैलियम लास्ट में आता है। ठीक है, तो जब हम गैलियम से और इंडियम की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चों कितने एटॉमिक नंबर का इंक्रीमेंट होता है? 32। ऐसा है? 32 नहीं, 18। इसका कितना एटॉमिक नंबर था हमारे पास? 13, और ये था बच्चों हमारे पास 31, और ये था 49। ऐसे था ना, ये 31 है 49, तो कितने एटॉमिक नंबर का इंक्रीमेंट हुआ? 18। ये तो हुआ। तो जब हम गैलियम से और इंडियम की तरफ जाते हैं तो टोटल हमारे पास 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं, 18 एटॉमिक नंबर का इंक्रीमेंट होता है। ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा देखो, दूसरी चीज, जब हम गैलियम से और इंडियम की तरफ जाते हैं तो बीच में कौन से ऑर्बिटल आएंगे? बीच में हमारे पास 3d एंड 4d ऑर्बिटल आते हैं। s और p तो दोनों में है, लेकिन d का फर्क है। 3d और 4d ऑर्बिटल आते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, जब देखो, जब 3d और 4d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मैंने आपको अभी बोला था कि इनका जो साइज है वो बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। बड़े साइज में कम इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होती तो शील्डिंग क्या हो जाएगी? पुअर शील्डिंग हो जाएगी। पुअर शील्डिंग हो जाएगी। क्लियर? शील्डिंग पुअर है। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वजह से कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स। और शील्डिंग की वजह से कौन सा फोर्स है? रिपल्शन फोर्स। ऐसे होता ना। अब हमें यह देखना है कि किस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पर ज्यादा है। तो बच्चों देखो, यहां पर 3d और 4d की वजह से जो शील्डिंग होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है। यानी अट्रैक्शन फोर्स इस समय शील्डिंग को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है बजाय अट्रैक्शन फोर्स से, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने नहीं बढ़ रहे हैं कि वो शील्डिंग को ओवरकम कर सके। समझ में बात आ रही? ठीक है, शील्डिंग पुअर हो रही, लेकिन इतनी भी पुअर नहीं हो रही कि वो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर सके, अट्रैक्शन फोर्स उसको ओवरकम कर सके। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसीलिए बच्चों शील्डिंग ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्लियर? नोट करो फटाफट। ठीक है, तो बस इसमें यही लिखना है। अब बात करते हैं थैलियम की। हो गया। देखो, जब हम व्हेन मूव फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े? 32 नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े। पहले वाले में 18 बढ़े थे, यहां पर लगभग डबल के बराबर पहुंच गए। ठीक है, और जो इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं बच्चों 4d एंड 5d। क्लियर? 4d एंड 5d। अच्छा, 4f भी आते हैं मुझे लगता है ना, 4f। तो 4d 5d एंड 4f, ये 4 ऑर्बिटल इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक्चुअल में जो 4f ऑर्बिटल होते हैं इनका साइज और बड़ा होता है एज कंपेयर टू d ऑर्बिटल। तो जब बच्चों इनका साइज बड़ा हो जाता है तो इनकी शील्डिंग भी क्या होगी? पुअर शील्डिंग होगी। यहां भी शील्डिंग पुअर है, लेकिन इस समय जो प्रोटॉन है उनका नंबर ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ
कि जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा है। देखो मैंने बोला था भी रहेंगे दोनों, लेकिन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा ये डिसाइड करेगा। समझ में बात आ रही? क्योंकि यहां पर 4f आ गए, प्रोटॉन ज्यादा बढ़े, तो थैलियम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां पर बच्चों शील्डिंग इफेक्ट कमजोर पड़ जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए ये यहां आ गया। देखो सबसे ज्यादा, इन दोनों से भी ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं 32। तो अट्रैक्शन फोर्स विल ओवरकम शील्डिंग इफेक्ट, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन बोरॉन से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बोरॉन का साइज बहुत छोटा है। क्लियर? तो इसीलिए हमने ये ऑर्डर लिखा है। क्लियर? तो बच्चों नोट करो फटाफट। तो अभी हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेडिंग लगाइए, चौथी होगी ना ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर किसी एटम की, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले जो बोरॉन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बोरॉन से लेकर और एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती है, तो गैलियम, फिर ज्यादा, फिर इंडियम और फिर थैलियम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, देन इंक्रीज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। ध्यान रखना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्यूमिनियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और जो बोरॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो मोर और लेस ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी नहीं होगी। बोरॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहां पर। क्लियर? अब देखो हुआ क्या। इन फर्स्ट केस, केस वन मतलब केवल बोरॉन और एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। केस 2 में हम इनकी डिस्कस करते हैं ना। केस 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। क्लियर? अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम हुई? क्योंकि यहां पर साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज एटॉमिक साइज, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लियर सा जवाब है कुछ करो। अब देखो केस 2 मतलब यहां से लेकर यहां तक। अब क्या है देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। यहां पर साइज बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, जबकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लियर भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कंसेप्ट है? ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नीचे वाले की कम। ये तो बताया था, है ना। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां तक उल्टा हो रहा है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है, उल्टा हुआ ना। अब देखो क्यों। तो इसका जवाब वही है जो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ढूंढा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम बिकॉज व्हेन वी गोज टू एल्यूमिनियम टू थैलियम, electrons are filled in d and f orbital, d and f orbitals। ये तो हुआ, d और f में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होते हैं, और जब बच्चों d और f में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होते हैं तो वहां पर जो शील्डिंग होती है वो पुअर शील्डिंग होती है। तो पुअर शील्डिंग का मतलब क्या हुआ? जो रिपल्शन फोर्स है वो कम हो जाता है, रिपल्शन फोर्स डिक्रीज। तो बच्चों शील्डिंग जब पुअर होगी तो
इंक्रीज जेड इफेक्ट, जेड ई डबल एफ यानी अट्रैक्शन फोर्स, इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्ट। भाई एक कम हो गया तो दूसरा बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनएफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, जिसकी वजह से साइज बड़ा होने की वजह से ये पुअर शील्डिंग करेंगे, इतनी अच्छी शील्डिंग होगी नहीं, तो रिपल्शन फोर्स कम हो गया। रिपल्शन फोर्स कम हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और जब बच्चों अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। बस इसीलिए जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन बोरॉन से ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए बोरॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एल्यूमिनियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? नोट करो जरा फटाफट। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं। तो इसमें बच्चों एक्सेप्शन बहुत सारे, बहुत सारे एक्सेप्शन है। हर जगह आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, हर जगह आपको जो कंसेप्ट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगा, लेकिन इसी को आपको समझना है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना। चलो ये हो गया पूरा। पांचवा हमारे पास है, लास्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर जो हमारे पास बोरॉन है वो एक नॉन मेटल है। बोरॉन इज नॉन मेटल। और बच्चों नॉन मेटल के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होते हैं, लेकिन यहां पे बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज सो हाई, सो हाई, और वो होता है बच्चों 2476, इतना ही होता है भाई, देख लेते हैं ना, 2453। हाँ याद करना मुश्किल होता है डिजिट को। 2453 केल्विन इतना होता है। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? बोरॉन का होता है एज कंपेयर टू अदर मेंबर, एज कंपेयर टू अदर मेंबर। और बच्चों जो अदर मेंबर होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन से बहुत कम होता है, हेंस दे आर कॉल्ड सॉफ्ट सॉलिड्स। तो दूसरे मेंबर हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए उनको हम जो है सॉफ्ट सॉलिड बोलते हैं, एक्सेप्ट एल्युमिनियम। ध्यान रखना है ना, एल्युमिनियम नहीं, मैं गिन रहा हूं यहां पर। एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है क्योंकि वो मेटल है, ठीक है। बाकी और मेंबर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। सपोज में अगर मैं गैलियम की बात करूं तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें वो कितना होता है? 303। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 303। जबकि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है। अच्छा, वाई बोरॉन हैज सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन का क्यों है? दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक खास तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है इकोसाहेड्रल। क्या नाम है? इकोसाहेड्रल, ठीक है। और बच्चों ये कैसे होता है, देखो बनता कैसे है इकोसाहेड्रल, तो मेरे साथ बना हुआ आप है ना, कैसे बनेगा ये? ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा है कोई दिल दीवाना रे है ये। चलो पहले इन दोनों को बनाओ। एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल तो नहीं, यहां पर मोड़ना है इसे ना, और जहां जहां पर ये इस तरह मुड़ा होगा वहां पर आपको एक डॉट बनाना है। इस तरह से बन गया, ठीक है। अब 1 2
क्या हो गया इसे? हे हे। ऐसा सही है, सही है। अच्छा, टोटल कितने डॉट दिख रहे हैं यहां पर? 12 डॉट होंगे, यानी 12 बोरॉन एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हाँ 12 बोरॉन एटम है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इकोसाहेड्रल। अब इन सबको जोड़ दो। तो बच्चों ये खास तरह का क्रिस्टल लैटिस बनाता है। इसी क्रिस्टल लैटिस को हम क्या बोलते हैं? इकोसाहेड्रल बोलते हैं। और इसी वजह से बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसमें 12 बोरॉन एटम होता है और इसके 20 फेस होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इकोसा। इकोसा का मतलब होता है 20, इकोसा रिलेटेड टू 20, इसीलिए इसको हम इकोसाहेड्रल बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, जो बोरॉन है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज, और ये होता है बच्चों, देखना ही पड़ेगा मुझे ना, याद तो रहता नहीं भैया। 2678, हाँ हाँ, कितना? ये होता है 2678 केल्विन। जनरली पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको चीजें बताता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज सो हाई, ठीक है। सो दिस यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। क्लियर? तो बस डिजिट याद रखने की जरूरत नहीं, कभी भी डिजिट से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह इसका खास तरह का स्ट्रक्चर, इसका नाम है इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। और मेल्टिंग पॉइंट भी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोला ना, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, इस वजह से इसका यूज हम हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के काम आता है। क्लियर भाई? चलो, तो आज लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आप रनिंग लेक्चर के नोट बनाते जाओ, एनसीईआरटी भी देखते जाओ, लेकिन जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूं पूरा एनसीईआरटी से बना रहा हूं, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है सारे के सारे। इससे अच्छा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, और ज्यादा आप क्वेश्चन